Assalamu alaikum. We are starting deformation. This is our next chapter. In the last class, we had finished DC circuit and we were doing Kirchhoff examples. Definitely examples are there. More examples are there to be discussed. But ideally Kirchhoff को क्लास में डिस्कस करना चाहिए क्योंकि वो एक ज़रा हाई लेवल टॉपिक है. तो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस हैं ये मैं डिफॉर्मेशन को दे रहा हूँ. डिफॉर्मेशन का ये है कि डिफॉर्मेशन आफ्टर 2016 डिफॉर्मेशन इज अ इजी चैप्टर. जैसे जो बच्चे क्लास में हर टॉपिक से पहले उसकी रेटिंग कर लेते हैं. डिफॉर्मेशन कम्स एवरी ईयर, वेरी स्कोरिंग, वेरी कोऑपरेटिव चैप्टर. आफ्टर 2016 दिस चैप्टर हैज गॉन डाउन. इसका लेवल नीचे हो गया और इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब आसान सी हैं जो रह गई हैं. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिफॉर्मेशन. सब लोग पेज बदल के हेडिंग डाल दो डिफॉर्मेशन. चैप्टर की पहली हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन. चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन. चैप्टर की पहली हेडिंग आएगी इंट्रोडक्शन. चैप्टर ओ लेवल से कनेक्टेड है. जैसे किरचॉफ तो बिल्कुल ही नया चैप्टर है ना. जैसे कुछ चैप्टर्स हैं इस कोर्स में जो बिल्कुल नए हैं, जैसे सुपरपोजिशन है, किरचॉफ वगैरह, ये ओ लेवल से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है. इस तरह डिफॉर्मेशन जो है ना वो ओ लेवल से कनेक्टेड है. आप में से सब लोगों को याद होगा फेमस हुक्स लॉ जो वहां कनेक्टेड था. चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन. चैप्टर की पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन. चैप्टर पहला कॉन्सेप्ट ये बनाता है कि इट इज द चेंज इन साइज एंड शेप बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर तुम बाहर से फोर्स लगाओ और किसी चीज की या तो शेप बिगाड़ दो या उसका साइज बदल दो तो उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन. किसी चीज को टेढ़ा मेढ़ा कर दें, खराब कर दें, प्रेस कर दें, ये वो है. अब ये वाली इंट्रोडक्शन में कॉपी होगा.
जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप बदली जा सकती है जब उन पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं। जब आप किसी सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कुछ डिफॉर्मेशन हो सकती है। बास केसेस में डिफॉर्मेशन टेंसाइल होती हैं, किसी चीज को पकड़ के स्ट्रेच कर दें, और बास केसेस में जो डिफॉर्मेशंस होती हैं वो कंप्रेसिव होती हैं, किसी चीज को पकड़ के दबा दें। जैसे आप एक सोफे पर बैठे हैं तो कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन होगी। एंड वंस यू स्ट्रेच अ स्ट्रिंग, जैसे रबर बैंड को खींचते हैं, तो ये टेंसाइल होगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सबको ये वाली स्क्रीन कॉपी करना है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। चलो अब हेडिंग डालो, स्टेजेस इन डिफॉर्मेशन। हेडिंग डालो स्टेजेस इन, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो स्टेजेस इन डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और ब्रेकिंग, ये 3 स्टेजेस कॉपी करिएगा। सर ये फर्स्ट स्लाइड है? नहीं, फर्स्ट स्लाइड तो नहीं है, लेकिन नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और ब्रेकिंग। डिफॉर्मेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। I think maximum 2 to 3 slides. You can say 1 page. चलो अब शुरू करो। ये जो चैप्टर है जो मैंने आज शुरू किया है, इस चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन। मार्च का पहला हफ्ता खत्म हो रहा है। मेरी कुछ चीजें जो मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, ये कि हर टॉपिक के बारे में तुम्हें पता हो कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है।
जो ओ लेवल की तैयारी होती है, ओ लेवल की प्रिपरेशन होती है, वो बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ शूट करती है, लेकिन ए लेवल की जो प्रिपरेशन होती है वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है, बहुत सोच समझकर, बहुत चीज़ें टेक्निकल हैं इसमें। यानी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करें और आपका ग्रेड ना आए, हो सकता है आप कम मेहनत करें और ग्रेड आ जाए। जो मैं हर क्लास में कहता हूँ कि ए लेवल के जो एग्जामिनर्स होते हैं, पेपर चेकर्स होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलिबर होता है, बहुत बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड किस्म की चेकिंग होती है। देखो, अब ये जो चैप्टर है ये हर साल आता है, इट्स अ रेगुलर चैप्टर, कंफर्म सॉलिड मार्क्स होते हैं, और ये चैप्टर आजकल बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बड़ा सॉलिड चैप्टर है। 2016 में इस चैप्टर का एक बड़ा मेजर पार्ट इन्होंने हटा दिया था जो ट्रबल करता था। तो अब ये चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कभी हार्डली ऐसा हुआ होगा 2 या 3 मरतबा कि इस चैप्टर की वजह से रीटेक लगा हो। हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालें, important terms in deformation। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं हम उनको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं रख रहा हूं स्ट्रेस। पहली हेडिंग डालिएगा स्ट्रेस, ये पहली हेडिंग है डिफॉर्मेशन की, इस टाइटल की पहली हेडिंग है स्ट्रेस। देखो, सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखो। स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया
Stress is the force per unit area जो स्ट्रेस होता है उसका वही फॉर्मूला है जो कि प्रेशर का होता है, यानी प्रेशर और स्ट्रेस डायमेंशनली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजिकली डिफरेंट हैं। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी फॉर्मूला। अब नीचे लिखिएगा कि स्ट्रेस एंड प्रेशर आर डायमेंशनली कंसिस्टेंट। Stress and pressure are dimensionally consistent. इसी में आगे लिखिएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि अगर स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला वगैरह सेम है तो दोनों में फर्क क्या है। जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसको प्रेशर कहते हैं और जिस पे फोर्स लग रही होती है उसके लिए स्ट्रेस होता है। ऐसी लाइटर वे में बोल रहा हूं कि जैसे एग्जामिनर के लिए प्रेशर है और आपके लिए एग्जाम्स जो हैं वो एक स्ट्रेस हैं, यानी जिस पे फोर्स लग रही होती है उसकी तरफ से देखें तो स्ट्रेस है, जो फोर्स लगा रहा है उसकी तरफ से वो प्रेशर है। अब आ जाओ, हेडिंग डालो एक्सटेंशन। ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालो एक्सटेंशन, सिंबल होता था ई। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था कि जब तुम लोड अप्लाई करते हो तो लेंथ बदलती है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। लिखिएगा एक्सटेंशन की हेडिंग डालकर चेंज इन लेंथ। ये बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, दोनों साइड पर होता है। चेंज इन लेंथ बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। चेंज इन लेंथ
हेडिंग डालिएगा स्ट्रेन। चलो नंबर 3 आ जाएगा। नंबर 3 डालो स्ट्रेन। टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंट टर्म्स। हेडिंग डालो स्ट्रेन। ये थर्ड टर्म है, थर्ड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट में थर्ड टर्मिनोलॉजी है। देखो स्ट्रेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब तुम किसी चीज को पकड़ के स्ट्रेच करते हो, जब तुम किसी चीज को पकड़ के स्ट्रेच करते हो या तुम उसको कंप्रेस कर देते हो, तो इसको हम देखो बोर्ड पे देखिएगा। जब तुम किसी चीज को पकड़ के स्ट्रेच करते हो तो उसमें एक्सटेंशन आती है। अगर तुम एक्सटेंशन को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो तो इसको कहते हैं स्ट्रेन। तुम ये नोट कर सकते हो कि ये जो रॉड है वो थोड़ी मोटी सी है। जब तुम इसको पकड़ के खींचोगे तो ये रॉड पतली हो जाएगी और इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। तो लिखिएगा strain is the extension per unit length। लिखिएगा strain is the extension, लिखिएगा strain is the extension per unit length। strain is the extension per unit length strain is the extension per unit length। और उसमें लिखिएगा कि प्रैक्टिकली उसमें लिखिएगा practically when an object is subjected to a load, practically when an object practically when an object is subjected to a load, its length may increase or decrease। Subjected to a load, its length may increase or decrease। उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये बात गौर से देखिएगा कि जो जब आप इस रॉड को पकड़कर खींच रहे हैं तो जो रॉड की थिकनेस है वो कम हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये चेक करके बता सकते हैं कैन एवरीवन हियर मी क्लियरली? क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम अगर किसी चीज की हाइट बढ़ाएंगे तो उसका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो आर डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना। तुम किसी चीज को पकड़ के खींचो तो उसका वॉल्यूम तो नहीं बदल सकता, तो हाइट जब बढ़ेगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो रॉड पतली हो जाएगी। तुम अगर एक रबर बैंड को पकड़ के खींचो तो रबर सॉरी रबर बैंड स्लिप होता जाता है, पतला होता जाता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
let area is equal to constant linear strain very thin wire. अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, इन्होंने एक एजम्पशन ले लिया, और वो एजम्पशन लेने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक एजम्पशन लिया कि जी एरिया कांस्टेंट कर दो। अब ये प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, तुम एक तार को खींचते जाओ तो वो तार पतली होती जाएगी, वरना कहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ से ऐड होंगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, सपोज कर लो तार वैसी बहुत पतली है जैसे बिल्कुल शार्प वायर्स होती हैं, तो इन्होंने कहा उस तरह की तार है। तो अब अगर इस तरह की तार हो जो बहुत स्लिम हो, तो उसमें ये पॉसिबल है, उसमें ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि जो एरिया है, ऐसा हो सकता है कि जो एरिया हो वो कांस्टेंट हो जाए। तो इन्होंने ये प्लान पिच किया कि जी आप एरिया को कांस्टेंट कर दें। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, देखो अब आप इसको देखना, जब इन्होंने ये एजम्पशन ले लिया, जब ये वाला एजम्पशन ले लिया, तो यहां से नोट करो, ये तार है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है, इस तार की लेंथ बढ़ गई, लेकिन तार श्रिंक नहीं हुई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एजम्पशन है। इसकी बेसिस पर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
मैंने वो हसीब बताया था, इस तरह की बातों का जवाब इनके यहाँ तो बस यही है भाई, कन्वेंशन। यानी अगर आप पूछें कि भाई एक मैग्नेट है और उसका जो नॉर्थ है वो जिस डायरेक्शन में प्लॉट कर रहा है वो तो साउथ होनी चाहिए, लेकिन वो भी नॉर्थ है। तो मतलब ये ऐसी चीजें हो जाती हैं साइंस में जिनको बाद में फिर हम कन्वेंशन मान लेते हैं, तो इसलिए ये कन्वेंशन है। अब देखो रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में ये होता है कि वो चीज पतली हो जाती है। अच्छा, ये भी हो सकता है किसी चीज पे डबल फोर्स लग रही हो, हम किसी चीज को, ऐसा भी होता है ना कि दो फोर्सेस से पकड़ के पुल करते हैं तो वो स्लिम हो जाती है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली स्क्रीन अब कॉपी होगी, दो फोर्सेस भी स्ट्रेन क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल, इस सवाल में इसमें एरिया चेंज हुआ है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है और इसमें ऐसा हुआ था कि उसने अपने एजम्पशन को रिवर्स कर दिया था। ये करते हैं सीआई वाले, जैसे प्रोजेक्टाइल में मशहूर एजम्पशन है ना कि एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, लेकिन आपको ऐसे सवाल में पार्ट्स मिलेंगे जहां एग्जामिनर कहता है कि वी हैव चेंज द एरिया, चेंज द एयर रेजिस्टेंस, इशू आ गया। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये दोनों चीजें टेंसाइल भी हो सकती हैं, कंप्रेसिव भी हो सकती हैं। स्ट्रेन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल और एज अ परसेंटेज ऑल्सो। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। Stress and strain are tensile or compressive. Strain can be expressed as a decimal or as a percentage. अब हेडिंग डालो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये अगली टर्मिनोलॉजी है, नंबर होगा नंबर 4। हेडिंग डालो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब ये क्या चीज है कि तुम किसी चीज को पकड़ के खींचो, जैसे रबर बैंड होता है ना, और उसको छोड़ दो और वो अपनी पहले वाली स्टेट पे वापस आ जाए। अगर तुम किसी चीज को पकड़ के खींचो
और वो अपनी पहले वाली स्टेट पर वापस आ जाए तो इसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लिखिएगा इट इज अ रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, लिखिएगा इट इज अ रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन it is a reversible deformation, it is a reversible deformation सर रिपीट करें। it is a reversible deformation वो डिफॉर्मेशन जो पूरी पूरी वापस आ जाए, जैसे रबर बैंड है, जैसे कोई छोटा सा स्प्रिंग हो, उसको पकड़ के दबाएं और फिर छोड़ दें और वो वापस आ जाए, उसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अब आगे लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा लाइन चेंज करके कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, लिखिएगा इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड if the deforming force is removed and the object regain, if the deforming force is removed and the object regain its original dimensions and the object regain its original dimensions completely, and the object regains its original dimensions completely, and the object regain its original dimensions completely, it is called elastic. It is called elastic deformation. It is called elastic deformation. अगर तुम किसी चीज को डिफॉर्म करो, अगर तुम किसी चीज को पकड़ के कंप्रेस कर दो या तुम उस चीज को पकड़ के खींच दो और छोड़ो, जैसे तुम एक सोफे पर बैठो और तुम जब उठो तो सोफे की डायमेंशंस पूरी तरह से रिपीट हो जाएं, यानी बिल्कुल वो पहले जैसा हो जाए, तो इसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी रिवर्सेबल। ये वो डिफॉर्मेशन होती है जो पूरी पूरी रिटर्न हो जाती है। उसके बाद अब आएगा नंबर 5, नंबर 5 लिखिएगा नंबर 5 प्लास्टिक, अच्छा सॉरी पहले हेडिंग डालिएगा इलास्टिक लिमिट, पहले इसको भी प्लास्टिक नहीं डालिएगा, अभी आप लोग पहले हेडिंग डालिएगा इलास्टिक लिमिट।
करेक्शन कर लें, हेडिंग है इलास्टिक लिमिट, ये वाली हेडिंग। सब लोग ये वाली हेडिंग डालिएगा। देखो, अगर तुम किसी चीज को पकड़ के खींचते जाओ तो वो खिंचता जाएगा। एक पॉइंट पर क्या होता है कि अगर तुमने उसको मजीद खींचा तो वो परमानेंट खिंच जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो वो पॉइंट जिसके बाद डिफॉर्मेशन पूरी तरह रिवर्स ना कर सके उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जैसे सोफा होते हैं ना, फोम्स होती हैं घरों में, हम लोग फोम पर बैठते रहते हैं, मैट्रेस होता है उस पर हम लेटते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो दब जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो परमानेंटली दब जाता है। जब वो परमानेंटली दब जाए तो हम कहते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा कि द लिमिट बियॉन्ड विच the point beyond which deformation is no longer reversible, the point beyond which the deformation is no longer reversible चलो नंबर 5, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नंबर 5 डालो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है कि तुम किसी चीज को खींचते जाओ और वो चीज परमानेंटली खिंच जाए। जैसे सपोज करो, मैंने भी एग्जांपल दी कि हम सोफे पर बैठते रहते हैं, एक पॉइंट आता है कि वहां पर हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो अगर कोई चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, कोई कागज है, कोई लकड़ी है, कोई प्लास्टिक है, वो मुड़ जाए और वापस ना आए, तो हम कहते हैं कि ये कौन सी डिफॉर्मेशन है? दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये वाली। तो इसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल के लिखिएगा, इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, it is a permanent
It is a permanent deformation. लाइन चेंज करके लिखिएगा कि it is a permanent deformation. नहीं, देखो वो तो नाम बता रहे हैं ना, इलास्टिक लिमिट. तुम ये कह सकते हो, जो सही कॉन्सेप्ट है जो आगे बनेगा, जो भी लिखवाने लगा हूं, कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन शुरू होती है वो प्लास्टिक है. तुम सही पहुंच गए हो, लेकिन देखो दोनों में फर्क है. वो डिफॉर्मेशन है, वो लिमिट है. तो लाइन चेंज करके लिखिएगा, जैसे एक बच्चे ने भी एक क्वेश्चन अभी पूछा है. लाइन चेंज करके लिखिएगा बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट plastic deformation occurs. Beyond elastic limit, plastic deformation begins, starts. चलो अब उसके बाद हेडिंग डालो हुक्स लॉ. हेडिंग डालो, 2 लाइनें छोड़ दीजिएगा, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा हुक्स लॉ. ये लॉ ओ लेवल में भी था, बहुत फेमस है. देखिए हुक्स ने क्या कहा था, किसी चीज पे जो लोड होता है वो उसकी एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन शर्त यह है कि इलास्टिक लिमिट ना क्रॉस करें. तो अगर तुम लोड को डबल करोगे तो एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, लोड को हाफ करोगे तो एक्सटेंशन हाफ हो जाएगी. हेडिंग है हुक्स लॉ, और उसमें ये लॉ कॉपी होगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. Load is proportional to extension.
F is proportional to E, F is equal to KE, और K को रीअरेंज कर लें, K का फॉर्मूला बन जाएगा F अपॉन E न्यूटन पर मीटर, और K का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। यस, यंग मॉडुलस इसी चैप्टर में। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ये बेसिकली छोटी सी डेरिवेशन है, और के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। The spring constant is sometimes called the force constant or stiffness for that particular spring. यानी कॉन्सेप्ट बनाओ कि स्प्रिंग कांस्टेंट से पता क्या चलता है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है कि कोई स्प्रिंग हो या कोई मटेरियल हो वो कितना स्टिफ होगा। जैसे आप एक सोफा खरीदते हैं, आप उस पर बैठ के देखते हैं तो आप कहते नहीं यार ये बहुत सॉफ्ट है। ऐसे सोफे होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो थोड़े स्टिफ होते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बताता है कि कितना स्टिफ है या कितना सॉफ्ट है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की समझो डेफिनेशन है। देखो हुक्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे करते हैं। देखो तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये स्क्रीन है, इस पर हमने एक स्प्रिंग लटकाया हुआ है, नीचे एक लोड है, यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है पॉइंटर, और नीचे एक लंबा रूलर है। तो आप इसमें लोड लटकाते जाएं तो ये नीचे खिंचता जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोड डालते जाएं तो ये लोड खिंचता जाएगा। ये बेसिकली हुक्स लॉ की डेमोन्स्ट्रेशन है। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सटेंशन चूंकि लीनियर है ना, रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस पर रेशो लगेगी। एक्सटेंशन एक रेशो में बढ़ती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लोड का और एक्सटेंशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा।
अब इसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, गलती से लिखा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, मैंने उसको काटा हुआ भी है क्योंकि ग्रेडियंट है 1/k, तो ये नीचे कटा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मत कॉपी करिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कटा हुआ है, इसको कॉपी मत करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। Hooke's law is most easily verified for springs. It can be clearly seen that the extension of a spring increases proportionally to the force that causes the extension. Hooke's law for springs is most frequently presented as F equals K times delta X, where K stands for the spring constant, representing stiffness. This property of springs is used both in force gauges and in spring balances. Hooke's law is most आप लोगों ने छोटी सी एक एनिमेशन देखी और उसमें आपने देखा कि जो हुक्स लॉ है वो किस तरह अप्लाई करता है। अब जो के होता है उसकी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिफ है या सॉफ्ट है। अगर के की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्टिफ है, और अगर के की वैल्यू स्मॉल हो तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग सॉफ्ट है। तो आप लाइन चेंज करके लिखिएगा कि वैल्यू ऑफ के, लिखिएगा वैल्यू ऑफ के shows the nature of value of k shows the nature of a spring उसी में आगे लिखिएगा if the value of k is large, if the value of k is large, the material is stiff. If the value of k is large, material is stiff.
if the value of k is small, if the value of k is small, if the value is small, if the value of k is small, if the value of k is small, material is soft. फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट वेरीज फॉर अ स्प्रिंग ऑफ द सेम मटेरियल बट विद डिफरेंट डायमेंशंस। ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। तुम सपोज आयरन का स्प्रिंग बनाओ लेकिन उसकी कॉइल मोटी कर दो, या तुम आयरन का ही स्प्रिंग बनाओ लेकिन इस कॉइल को पतली कर दो, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट एक मटेरियल के लिए फिक्स नहीं होता। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। सब चीजें कॉमन है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग से मेरे पास ये किस तरह हुआ, अचानक ये कैसे हुई, मेरी हमने चीजें को भी आप डिसाइड करेंगे। फिर ये आपने बहुत सी चीजें मेरी मैं तो यार टीचर हो गया, कल आपका खराब हो गया, नाराज हो गया, किसी वजह से वापस सारे पेज पढ़ आपका कंसेप्ट हो गया, फिर ये सब इसको लिखना पड़ेगा मास्टर के साथ, हम सबके लिए फायदेमंद है और याद रखना भी है। देखो अब ये जरा देखो, y एक्सिस पे लोड है, x एक्सिस पे एक्सटेंशन है, ये लाइन सीधी जा रही है ऊपर तक। F इज इक्वल टू के ई, के इज इक्वल टू एफ अपॉन ई, ग्रेडियंट इज इक्वल टू के, पी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब ये वाला स्केच पूरी स्क्रीन कॉपी होगी।
से कोई खतरा नहीं। K1, K2, K3, अब 3 स्केचेस आपको नजर आ रहे हैं और आप देखो कि इसका ग्रेडियंट कम है, इसका ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा है। तो K इज इक्वल टू F अपॉन E, ग्रेडियंट इज इक्वल टू K। तो K3 का मटेरियल जो है उसकी सबसे ज्यादा है। अब वही बच्चों वाली छोटी सी ट्रिक ना कि ना ग्राफ के एक्सिस बदल दो, जैसे ही एक्सिस बदलोगे ग्रेडियंट 1 अपॉन K हो जाएगा। तो अब तुम ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, ये वाली स्क्रीन कॉपी करो और बताओ कौन सा मटेरियल सबसे स्टिफ है। सर K3। कौन सा के? सारे के हैं। K3। हाँ, K3, गुड आंसर, शाबाश। अब देखो ये जो स्केच है यहां तक स्ट्रेट लाइन है, हल्का सा टर्न हुआ और फिर प्रॉपर टर्न हो गया। ग्रेडियंट इज इक्वल टू के। अब ये चीज देखिएगा, फॉर एनी ऑब्जेक्ट P एंड Q कोइंसाइड। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं होते। यहां से यहां तक यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक, फिर हल्का सा टर्न हुआ। ये जो चीज तुम देख रहे हो ये, इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये वाला स्केच कॉपी होगा और ये मार्क होगा इंपॉर्टेंट, और ये वाला स्केच कॉपी होगा।
फिर ये वाला इसका कोड पेज कॉपी करिएगा कि किसका क्या मतलब है, ये कॉपी करिएगा। देखो अब वही इनकी चालाकी जो ये बहुत करते हैं, ओ लेवल में भी बहुत करते हैं, वो ये कि ग्राफ का ना एक्सिस बदल दें। ये मैं तकरीबन हर चैप्टर में आपको दिखाता हूं, तो ज़ाहिर है मतलब तो नहीं बदलेगा लेकिन शेप बदल जाएगी। अब क्या है कि देखो यहां से लेकर यहां तक हुक्स लॉ फॉलो होगा, फिर हल्की सी डिफॉर्मेशन है और ये इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद ये क्या है, ये प्लास्टिक है, यहां तक पहुंच के ऑब्जेक्ट खिंच गया, उसके बाद अगर आपने फर्दर लोड डाला तो ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इसको बड़ा शौक होता है पेपर में, ये ब्रेकिंग पॉइंट पूछता है। तो ये वाली, अब ये वाला स्केच भी कॉपी होगा। ऐसा तो नहीं हुआ। नो, ये अभी पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। आमतौर पे काफी काफी तादाद में लोग रीटेक देते हैं, बट लेट्स डिस्कस इट सम टाइम लेटर। इस वक्त मार्च में इस वक्त हाई मोरल पोजीशन चाहिए। रीटेक
होता ये है कि रीटेक आमतौर पे बच्चे उस वक्त देते हैं जब उनका ग्रेड उनके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। मैंने ऐसे बच्चे भी बहुत सारे देखे जो सी ग्रेड पर भी रीटेक नहीं देते क्योंकि उनको फिजिक्स में आगे जाना नहीं होता। और मैंने अपनी लाइफ में एक दो ऐसे भी अजीब केसेस देखे। एक बच्चा था, उसने ए आने पर भी, मैंने शायद बताया था, ए आने पर भी रीटेक दिया था। तो ये असल में ना केस टू केस है। बाकी अनफॉर्चुनेटली काफी बड़ी परसेंटेज होती है साइंस सब्जेक्ट्स में जो रीटेक देती है। चलो अब हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, 2 लाइनें छोड़कर। टॉपिक का नाम है हुक्स लॉ और हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। मैंने अंश ग्रुप पे लिखा हुआ था 9 to 11 की क्लास है, तो ऐसी तुम अब पत्नी अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो। हेडिंग डालिएगा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ये एक्सपेरिमेंट देखो कि ये डिजाइन क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ डिजाइन क्वेश्चन। ये वो रूलर है, उसके ऊपर ये फिड्यूशियल मार्क लगा हुआ है, नीचे आपके पास एक हुक है और उसमें आप वेट लगते जाओगे, उसमें आप वेट लटकाते जाओगे और ये नीचे जाता जाएगा। ये इसका अपरेटस है, आप इस पेन के अंदर लोड डालते जाओ, ये नीचे खिंचता जाएगा। फिर ऐसी सैंपल रीडिंग है, मैंने पहले रखा 0 न्यूटन, फिर 5 न्यूटन, फिर 10, फिर 15, फिर 20, मतलब मैं 5 करके लोड बढ़ा रहा हूँ। लेंथ 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है, बढ़ती गई। शुरू में जो एक्सटेंशन आपको नजर आई वो प्रोपोर्शनल थी, लेकिन बाद में एकदम एक्सटेंशन बढ़ना शुरू हो गई अनप्रोपोर्शनली। ये एक सैंपल रीडिंग है। फिर आप एक स्केच बना लो इस तरह का, वाई एक्सिस पे लेंथ है, एक्स एक्सिस पे लोड है, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजर रहा। ओरिजिन से क्यों नहीं गुजर रहा? क्योंकि शुरू में भी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो होगी, क्योंकि ये जो पेन लटका हुआ है और ये जो स्प्रिंग है इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो आपने हेडिंग डाली थी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और उसमें साइड हेडिंग दीजिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस, साइड हेडिंग दीजिएगा अपरेटस और उसमें ये वाला अपरेटस कॉपी होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे जो एग्जाम्शन फॉर्म है, जो एग्जाम्शन फॉर्म है वो मंडे को सबमिट कराने।
हो चुका है, झगड़ा होगा मेरी मैं बात सुनूंगा सब कुछ, तो उसको खत्म करो, इसी के तरह इसको यहाँ सेट कर दिया जाए। सर सीओ का मतलब ये थोड़ी है यार, ये तो कभी भी मतलब नहीं होता इस तरह की सीओ शिट, तो निशानी भी नहीं मांगी। अब ये सैंपल रीडिंग्स हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा पेपर में। ये जाहिर सी बात है कि एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो रीडिंग्स तो नहीं भरने को कहेगा। डिजाइन क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑपरेटर्स बनाओ और उसकी ना वर्किंग प्रोसीजर बता दो। तो ये सैंपल रीडिंग्स कॉपी कर लें, ये सैंपल रीडिंग्स कॉपी कर लें। चलो अब देखो ये वाला स्केच देखो, स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन से लाइन नहीं जा रही। एल नॉट इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ, ये अनलोडेड पोजीशन है, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
चलें, 2 लाइनें छोड़िएगा, हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब ये जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, इसको ऐसे सोचना चाहिए जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सोर्सेज डिस्कस हुआ था या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डिस्कस हुआ था। होता क्या है कि जो स्प्रिंग्स होते हैं वो मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो कुछ सर्टेन स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यूज के होते हैं। मतलब आपको एक सोफा डिजाइन करना है, उसमें आप एक स्टिफनेस चाह रहे हैं, लेकिन उस स्टिफनेस का हो सकता है स्प्रिंग ना मिलता हो। आप एक मैट्रेस बनाना चाह रहे हैं, आप उसको एक स्टिफनेस, उसकी जो स्टिफनेस है उसको आप एक सर्टेन लेवल तक लाना चाहते हैं, लेकिन आपको हो सकता है वो स्प्रिंग ना मिले उस तरह का। तो जैसे रेजिस्टर्स में था ना, जैसे रेजिस्टर में था, जैसे पावर सोर्सेज में था, मुझे 6 वोल्ट चाहिए, मुझे 6 वोल्ट चाहिए, लेकिन जो मार्केट में सेल आते हैं वो तो 2-2 वोल्ट के हैं। तो मुझे 2-2 वोल्ट के 3 सेल सीरीज में जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके 6 वोल्ट बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो हेडिंग डाल के लिखिएगा कि springs are available in specific calibrations। लिखिएगा springs are available springs are available in specific calibration springs are available in specific calibrations, full stop। इसी में आगे लिखिएगा in order to obtain a certain stiffness, in order to obtain a certain stiffness or softness or softness, combination of springs should be used। Combination of springs फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
देखो अब ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दो स्प्रिंग साथ साथ जोड़ दिए। जब तुम दो स्प्रिंग्स को ऐसे जोड़ते हो तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, सॉफ्टनेस बढ़ती है, ये सॉफ्ट हो जाता है, इसको खींचना आसान हो जाता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। देखो अगर तुम स्प्रिंग्स को ऐसे जोड़ दो तो इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज करता है, सिस्टम सॉफ्ट हो जाता है और एक्सटेंशन बढ़ जाती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
चलो देखो, अब दो स्प्रिंग्स हैं जो पैरेलल में हैं, दो स्प्रिंग हैं जो पैरेलल में, K1 और K2, नीचे W, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, जब आप स्प्रिंग को ऐसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, लोड डिवाइड होगा ना, जैसे मैट्रेस होता है, मैट्रेस में इस तरह के स्प्रिंग होते हैं जो पैरेलल में लगे हुए होते हैं, इसमें क्या होता है, लोड डिवाइड होगा, एक्सटेंशन बढ़ेगी और आपका के जो है वो इंक्रीज करेगा, सिस्टम जो है वो स्टिफ हो जाएगा, एक्सटेंशन कम आएगी। तो अब W/2 लिखा हुआ है, तो अब ये वाली स्क्रीन अपडेट कर लीजिएगा बराबर में, ये वाला सेटअप स्टिफ होगा, सख्त हो जाएगा। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये दो स्प्रिंग्स हैं जो पैरेलल हैं, देखो, अ लोड L। चलो ऐसा करते हैं कि इसमें आपने कॉपी कर लिया, आज का काम यहीं तक रोक लेते हैं और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।